हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 123 फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटका सीटी 2016 वाला फिजिक्स पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फॉर 10 सेकेंड, इट्स एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस जर्नी। कोई बॉडी है जिसको हमने गिरने के लिए छोड़ दिया है, तो 10 सेकंड में उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको बताना है, राइट। तब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बॉडी है, इसको हमने ड्रॉप किया, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0। हमने जब इसको देखा 10 सेकंड बाद तो ये बॉडी यहाँ पे है, तो इसकी वेलोसिटी अब कुछ है ना। तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। कब देखा हमने इसको 10 सेकंड पे, राइट। हमको पूछा गया कि इसकी पूरी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, है ना, एवरेज वेलोसिटी कितनी है। यहाँ पे हम जानते हैं ये जो बॉडी है ये गिर रही है ग्रेविटी के अंडर, है ना, तो इसका एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, विच इज कांस्टेंट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगर मैं u जानता हूँ, t जानता हूँ, a जानता हूँ, तो मैं v लिख सकता हूँ। तो v के लिए हम फॉर्मूले लिखेंगे u प्लस at। u की वैल्यू हमारी 0 है, a की वैल्यू -10 है और t की वैल्यू 10 है, तो यानी कि v की वैल्यू हो गई -100 मीटर पर सेकेंड, राइट। लेकिन हमको 10 सेकेंड पे वेलोसिटी नहीं पूछी है, एवरेज वेलोसिटी पूछी है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। सही है। ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब आपका एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए, u की वैल्यू कितनी 0 और v की वैल्यू -100 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -50 मीटर पर सेकेंड, राइट। यहाँ पे आपको 50 मीटर पर सेकेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा आंसर -50 मीटर पर सेकेंड आया है। ये माइनस इसलिए आया हुआ है क्योंकि बॉडी किधर जा रही है, नीचे, तो ये माइनस बता रहा है कि डाउनवर्ड। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है थ्री पार्टिकल्स ए बी एंड सी आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ आर ए आर बी आर सी आर द रेंजेस ऑफ द पार्टिकल्स ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो आपको यहाँ पे उनके रेंजेस के बारे में कमेंट करना है। तो आपके पास 3 पार्टिकल है ए बी सी। आपने ए को फेंका 30 डिग्री पे, बी को फेंका 60 डिग्री पे, और सॉरी बी को फेंका आपने 45 डिग्री पे और सी को फेंका है 60 डिग्री पे। तो आपको इनके रेंजेस के बारे में कमेंट करना है, रेंजेस को कंपेयर करना है। आप कैसे करेंगे देखिए इसको। वी नो दैट रेंज इज सेम फॉर 2 एंगल्स of projection, 2 angles of projection, one is theta, another one is 90 minus theta। सही। आप अगर 2 एंगल पे फेंकते हैं सेम स्पीड से, एक थीटा एंगल पे दूसरा 90 माइनस थीटा एंगल पे, तो दोनों की रेंज कैसी होगी, सेम। यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं मान लूँ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, कितने डिग्री 30 डिग्री। इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तब 90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, 60 डिग्री। यानी कि 30 डिग्री वाले की रेंज और 60 डिग्री वाले की रेंज सेम होनी चाहिए, है ना। 30 डिग्री पे किसको फेंका हमने, ए को, 60 डिग्री पे किसको फेंका है, सी को। तो यहां से पता चल रहा है कि आर ए इज इक्वल टू आर सी, बराबर। नेक्स्ट, रेंज जो होती है, रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर आप किसी बॉडी को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे उसकी रेंज जो होगी वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पे 45 डिग्री पे किसको प्रोजेक्ट किया है हमने, बी को, यानी कि बी की रेंज सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सो यहाँ पे ऐसे लिख दें कि आर ए आर सी के बराबर है, लेकिन आर बी से कम है, क्योंकि बी की रेंज ज्यादा होती है। तो देखिए कोई ऑप्शन मैच करता है कैसे, तो इसके लिए सही ऑप्शन मैच कर रहे हैं ऑप्शन डी। आई होप कि ये सोल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हैज ए मैक्सिमम वैल्यू इफ।
कोई वेक्टर है जिसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैक्सिमम चाहिए तो क्या कंडीशन होनी चाहिए बोल के पूछा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस और ये रहा आपका वेक्टर। चलिए इसको मैंने नाम दिया ए वेक्टर, इसका ये वाला एंगल थीटा। तो अगर आप इसका कंपोनेंट इधर देखेंगे तो इसको हमने बोला एक्स। इस ट्राइंगल से अगर आप cos थीटा लिखते हो तो आपको क्या मिलेगा, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा। सही है। किसी वेक्टर का अगर आप प्रोजेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखते हैं तो वो वैल्यू किसके बराबर होती है, a cos थीटा के बराबर। लेकिन हमें क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसका। तो cos की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, 1 पे। सो x इज मैक्सिमम when cos theta equal to one, that is when theta equal to 0 डिग्री। अरे अगर x की वैल्यू मैक्सिमम करना है तो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए जिसकी वैल्यू होती है 1, और ये 1 कब बनेगा, जब 0 डिग्री होगा। तो इसका मतलब a वेक्टर बिल्कुल पैरेलल टू x एक्सिस चलेगा तो उस टाइम में x की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो इसमें देखिए R इज अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मैंने भी तो वही बोला है कि ये वाला अगर इसके अलॉन्ग आ जाए तो उस टाइम पे इसका कंपोनेंट मैक्सिमम होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, राइट। अगर y एक्सिस में पूछता हमको कि इसका कंपोनेंट y एक्सिस में मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या करेंगे, a को y के अलॉन्ग प्रोजेक्ट कर देंगे। सही है। तो अगर ये 90 डिग्री पे होता किसके साथ, x के साथ, तब ये पूरा का पूरा किस में आ जाता, y में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए 50 kg बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी गिवन द स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर ऑफ द ट्रेन इज 0.3। राइट। तो यहां पे क्या करना है हमको, एक कोई ट्रेन है, राइट, ये जा रही है ऐसे। कितना एक्सेलरेशन है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इसके ऊपर, इसके फ्लोर के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास यम है बोलेंगे हम, है ना। अगर आप ट्रेन में खड़े हो, कहाँ खड़े हैं, ट्रेन में, राइट। अगर आप ट्रेन में खड़े हुए हैं तो आपका एक्सेलरेशन भी ए के बराबर होगा। तो जब कोई आदमी या ऑब्जर्वर एक्सेलरेटिंग फ्रेम से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है तो उसको एक इमेजिनरी फोर्स फील होता है जिसे बोलते हैं हम स्यूडो फोर्स। तो इस आदमी को लगेगा कि इस बॉक्स के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लग रहा है जो कि पीछे की तरफ है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यम में, राइट। स्यूडो फोर्स क्या होता है, जब कोई एक्सेलरेटिंग फ्रेम से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है तो उसको एक इमेजिनरी फोर्स दिखाई देता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है, बॉडी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, स्यूडो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, राइट। नेक्स्ट, अब ये वाला फोर्स इस बॉडी को पीछे ले जाना चाहता है, लेकिन यहाँ का फ्रिक्शन इसको पीछे जाने से रोकता है। तो अब इस बॉडी को सरकना नहीं है तो यम ए की वैल्यू किसके बराबर चाहिए, यफ के बराबर। तो यहाँ से मैं अगर लिख दूँ यफ की वैल्यू किसके बराबर, यम इंटू ए के बराबर। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब यहां से अगर मैं लिखूं तो इसके लिए लिख सकता हूं म्यू एस इंटू एन विच इज इक्वल टू एम इंटू ए। लेकिन एन की वैल्यू मेरे को नहीं पता है तो मैं इसको देख लूं तो ये नीचे की तरफ लग रहा है इस पर ग्रेविटी और इसको ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एम जी के बराबर। तो यहां पे रख देते हैं 0.3 एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। दोनों साइड के एम हमने उड़ा दिए, है ना। तो 0.3 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, 10 विच इज इक्वल टू ए। बताइए ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब इस ब्लॉक को अगर हिलना नहीं है, स्लाइड नहीं करना है ना, तो उस टाइम पे मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से चल सकती है ट्रेन, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर उससे कम चलेगी तब भी ये स्लाइड नहीं करेगा, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तब ये स्यूडो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। उतना फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं रहने की वजह से ये ब्लॉक्स क्या होगा, पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। आई होप कि ये वाला क्लियर हुआ होगा आपको। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए 12 kg बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 2 pieces of 4 kg and 8 kg. Piece 4 kg has momentum
ये मोमेंटम है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 8 kg पीस इज, तो यहाँ पे क्या बोला है जी, एक आपके पास बॉम्ब है जिसका मास कितना है 12 kg और ये रेस्ट में है, राइट। उसके बाद ये बॉम्ब क्या हो जाता है, फूट जाता है 4 kg में और 8 kg में, क्लियर। 4 kg वाले का जो मोमेंटम है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, उन्होंने बोला है यहाँ पे ये सेकेंड आना चाहिए 20 न्यूटन सेकेंड, राइट। आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 kg ब्लॉक लिखना है। तो अब देखिए हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उस टाइम पे मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम जितना था फाइनल मोमेंटम भी उतना ही होगा। तो मैं इसका मोमेंटम नहीं जानता हूं तो मैंने इसको क्या बोल दिया, P। अब देखिए P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, राइट। P इनिशियल कितना है, ये बॉडी कैसी है, रेस्ट बॉडी का मोमेंटम कितना होता है 0। लेकिन जब फाइनल में देखेंगे तो एक बॉडी है कि दो बॉडी है, दो बॉडी है। तो हमने बोला इसको -4, सॉरी 4 नहीं आएगा, मोमेंटम दे रखा है हमको 20, क्यों, ये पीछे की तरफ जा रहा है ना। वो क्वेश्चन में नहीं बोला है लेकिन हमें समझना है, अगर नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं। देखिए ये बॉडी का मोमेंटम मान लीजिए आगे की तरफ है 20 न्यूटन सेकेंड के बराबर, तो मैं यहाँ पे 20 प्लस में ले रहा हूँ, प्लस 8 kg वाले का मोमेंटम कितना है P, क्लियर। तो यहाँ से आपको P की वैल्यू पता चल जाएगी जो कि किसके बराबर होगी, -20 न्यूटन सेकेंड। माइनस क्या बोल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, मैंने आगे वाले को पॉजिटिव माना है तो माइनस क्या बोल रहा है, पीछे की तरफ। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब अगर से आप इसका काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है ना। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं मोमेंटम में तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं p² डिवाइडेड बाई 2m। कैसे लिखा मैंने, p इक्वल टू m इंटू वी होता है, तो यहां से v की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, p डिवाइडेड बाई m। अगर आप इसको लाके इसमें रख देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। p की वैल्यू कितनी है आपकी 20, स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा 400, माइनस का क्या हो गया स्क्वायर करने के बाद प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास कितना है इसका 8, मास कितना है 8 बराबर। अब अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो देखिए कितना होगा, ये 4 1 से, ये वाला 4 2 से, तो ऊपर बच रहा है 100, ये इसके साथ काट देंगे तो आंसर आएगा 25 जूल। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द पॉइंट इज लाइकली द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पे आएगा बोल के पूछा है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये वाला पॉइंट डी है, राइट। तो इधर सैंड भरा हुआ है, इधर एयर भरी हुई है। अब जैसे कि हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवी ऑब्जेक्ट के पास होता है, राइट। हेवी ऑब्जेक्ट जिधर होगा सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ होता है। तो यहाँ पे एयर और सैंड में सबसे ज्यादा हेवी कौन है, सैंड है। तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आना चाहिए, नियरेस्ट टू सैंड। अब सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होता है सैंड में, तो ये वाला तो है डी। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए, जिसमें ऑप्शन में डी लिखा होगा आंसर वही हमारा ऑप्शन होगा। तो देखिए डी किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी। अगर ऊपर भी सैंड होता नीचे भी सैंड होता तो तब दोनों साइड का मास इक्वल हो जाता, तो उस टाइम क्या आता, सी आ जाता। लेकिन यहाँ पे कैसा है, ऊपर वाला एयर है नीचे वाला सैंड है, तो एयर की जो मास होती है बहुत हल्की होती है ना, कंपेयर टू सैंड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, जिसमें पॉइंट कौन सा वाला है, डी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 3 बॉडीज, ए रिंग, ए सॉलिड सिलेंडर and a solid sphere having the same mass and same radius roll down the inclined plane without slipping. They start from rest if VR, VC and VS are the velocities of the respective bodies on reaching the bottom of the plane. Then तो यहाँ पे क्या बोले, देखिए कि आपके पास 3 बॉडीज हैं, एक है रिंग, दूसरा सॉलिड सिलेंडर, तीसरा सॉलिड स्फीयर। तीनों को आपने सेम इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखा दूं आपको, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है। आपने यहां से
इन बॉडीज को छोड़ा है। पहले आपने रिंग को छोड़ा, तो जब ये यहाँ रीच करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो रिंग के लिए कितनी है, वी आर। सॉलिड सिलेंडर आएगा तो क्या होगी, वी सी, और स्फीयर आएगा तो क्या होगा, वी एस। तो आपको बोलना है कि इनके अंदर से किसकी स्पीड ज्यादा रही होगी और किसकी स्पीड कम रही होगी यहाँ पे, राइट। तो अब इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। जब यहाँ पहुंचे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी, v। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मान लेते हैं कि ये वाला जो हाइट है ये h के बराबर है। किसके बराबर है, h के बराबर। इसका मास m है, इसका भी मास m ही होगा, वही बॉडी है ना। अब अगर हम यहाँ पे लिखें इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, mgh। कितना आएगा, mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस जगह पे, 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। जब यहां पहुंच जाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई आपकी, 0, क्योंकि ये नीचे आ चुका है। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो गई हाफ mv²। लेकिन ये बॉडी स्लाइड करते हुए आ रही है कि रोल करते हुए, यानी कि घूमती हुई आ रही है, तो इसके अंदर घूमने की भी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ I ω²। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, राइट। अब यही वाले फॉर्मूलेस को हमको एनालाइज करना है। देखिए, फॉर रिंग, अगर मैं रिंग की बात करूं, क्लियर, टोटल एनर्जी यहां जितनी थी टोटल एनर्जी यहां पे भी उतनी होनी चाहिए। तो मैं यहां से लिख दूं कि mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ I ω²। दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे हम एक रिलेशन जानते हैं, जो v होता है वो r ओमेगा के बराबर होता है अगर स्किड नहीं करना है तो, स्लिप नहीं होना है तो यहाँ पे अगर मैं रख दूं तो ये वाला होगा mgh विच इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ से, v डिवाइडेड बाई r। तो इसको अगर हम इसमें लिखेंगे तो v² डिवाइडेड बाई r²। आई होप इसमें कोई दिक्कत ना हो, राइट। अब यहां से आप v² कॉमन ले लेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं v² इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई, सही है। यहां से v² कॉमन ले लिया था हमने, तो बचा क्या है, हाफ m, सही है, हाफ m प्लस हाफ I डिवाइडेड बाई r²। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, राइट। अब इस रिलेशन को हम एनालाइज करते हुए चले जाएंगे। देखिए, फॉर रिंग I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू mr² होता है रिंग के लिए। अगर आप ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो आपको कुछ v की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं vr इज इक्वल टू mgh। यहां से हाफ हाफ कॉमन लेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे 2 mgh डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बच रहा है, m प्लस ये वाला I की जगह पे क्या लिख दूं मैं, mr² डिवाइडेड बाई r²। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहां से r² उड़ा दिए और ये वाला m इसके साथ उड़ा देंगे, तो vr² की वैल्यू क्या आएगी, 2gh डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो ये और ये निकाल देंगे तो vr की वैल्यू आएगी √gh। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेंडर के लिए देखते हैं। फॉर सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है इसीलिए उसके लिए I की वैल्यू होगी mr²/2। क्या होगा, mr²/2। फिर से इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो यहां से आप देखेंगे, मैं एक काम करता हूं, ये वाला जो 2 है उसको ऊपर ले लेता हूं, ये 2 यहां पे लिख देता हूं, m प्लस I डिवाइडेड बाई r², ऐसे दिखाएगा, है ना। पहले हाफ हाफ था, वो हाफ ऊपर लिया है। अब इसके अंदर I की वैल्यू ये रख देते हैं, तो देखिए v सिलेंडर स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh डिवाइडेड बाई m प्लस mr² बाई 2 डिवाइडेड बाई r²।
इस i की जगह पे मैंने एम आर स्क्वायर बाई 2 रखा है, तो यहाँ से आर स्क्वायर एम और एम उड़ा दिए इसके साथ, सही है। तो अब ऊपर क्या बच रहा है, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे क्या बच रहा है 1/2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये होगा 2 + 1 3, 3/2 आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 4GH, सही है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा 3। दिस इज वी सी स्क्वायर। तो यहाँ से वी सी की वैल्यू कितनी आ गई 2/√3, सही है, इंटू √GH। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट आगे देखते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। फॉर स्फीयर उसके लिए आई की वैल्यू होती है 2/5 mr², 2/5 mr²। अगर आप ये वैल्यू इसके अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे तो वी स्क्वायर कैसे लिखेंगे, देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh डिवाइडेड बाई m प्लस 2/5 mr² डिवाइडेड बाई r²। ये वाला r², ये वाला m इसके साथ मैंने काट दिया, तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/5। क्लियर। तो अब यहां से अगर आप एलसीएम लेंगे तो 5 + 2 7, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा तो ये होगा 10gh डिवाइडेड बाई 7। तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू पता चली आपको √10/7 इंटू √GH। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो अब देखिए यहां पे आप अगर ऑब्जर्व करेंगे VR की वैल्यू सिर्फ कितनी है √GH, यहाँ पे 2/√3 यानी कि मोर देन 1 है, सही है। तो आप इनको अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो भी आंसर है 1 से ज्यादा आएगा, इसका आंसर इससे भी ज्यादा आने वाला है ना। तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड ज्यादा है स्फीयर की कंपेयर टू सिलेंडर, सिलेंडर की स्पीड ज्यादा है कंपेयर टू कौन सा वाला रिंग। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन होगा सबसे कम होगी रिंग की स्पीड, उससे कम होगी, उससे ज्यादा होगी किसकी सिलेंडर की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी स्फीयर की। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g विथ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन कैसे होगा बोल के हमको पूछा है। तो जैसे कि हम जानते हैं एट द सेंटर g की वैल्यू क्या होती है 0। अर्थ के सेंटर में g की वैल्यू 0 होगी। देखिए इनमें से कौन से वाले ऑप्शन में अर्थ के सेंटर में g की वैल्यू 0 है। अर्थ के सेंटर में इसमें 0 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट अर्थ के सेंटर में इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, और ये वाला कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। हम चेक करते हैं क्या होगा, है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं g की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। g की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। कब तक इंक्रीज होगी, अप टू द सरफेस, सही है। तो यानी कि सेंटर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो g इंक्रीज होना चाहिए, तो इसमें तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है 0 पे, तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं है। नेक्स्ट इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। लेकिन जैसे ही हम सरफेस से ऊपर आ जाते हैं, है ना, सरफेस से जैसे ही हम ऊपर आ जाएंगे यहां से यहां तक g की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका मतलब सरफेस के बाहर g की वैल्यू डिक्रीज होती है, सरफेस के अंदर सेंटर से सरफेस तक आने तक इंक्रीज होती है। इसमें क्या हो रहा है, r के बाद भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला भी गलत ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग ए लोड टू इट्स फ्री एंड, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज। तो हमने क्या किया, एक स्प्रिंग को लोड लगा के इसको स्ट्रेच किया है। तो अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए होंगे, कौन सा स्ट्रेन आया होगा आपको बोलना है। देखिए ये आपका स्प्रिंग है, ये पहले ऐसा था, जैसे ही आपने इसमें लोड डाला अब ये कुछ ऐसे लग रहा है, राइट। इसका शेप बदल चुका है, यानी कि शेयर आ चुका है ना, शेयर स्ट्रेन है। इसकी लेंथ पहले जितनी थी अब उससे ज्यादा है, यानी कि इसमें लॉन्गिट्यूडिनल भी आ चुका है ना। तो इसके अंदर दो स्ट्रेन आ चुके हैं, एक कौन सा वाला, शेप वाला, दूसरा वाला लेंथ वाला। लेंथ वाले को लॉन्गिट्यूडिनल बोलेंगे और शेप वाले को शेयरिंग बोलेंगे। तो देखिए इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड शेयर। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, एन आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू ए पाइप ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विथ डायमीटर्स 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द फ्लूइड एट ए एंड बी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसे v1 बोलेंगे और जो वेलोसिटी यहाँ पे है इसे v2। हमको पूछा गया कि v1 बाई v2 क्या होगा, राइट, ये बताना है। अब यहाँ पे आइडियल फ्लूइड बोला है तो इसका मतलब ये इनकॉम्प्रेसिबल है, जितना फ्लूइड एंटर करेगा उतना फ्लूइड एग्जिट भी करेगा, यानी कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगानी है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, a1v1 इक्वल टू a2v2 बराबर। तो यहाँ से v2 को इस साइड करिए, a1 को उस साइड कर दीजिए, तो v1 डिवाइडेड बाई v2 किसके बराबर आ जाएगा, a2 डिवाइडेड बाई a1। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब a2 यानी कि एरिया के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं पाई आर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल, लेकिन रेडियस नहीं दिया हमको क्या दिया है, डायमीटर दिया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये 2 यहाँ पे b आना चाहिए, यहाँ पे a आना चाहिए। यस, b वाले का डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर आर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 इसका भी स्क्वायर। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 हमने काट दिया, तो ऊपर बच रहा है 5, ये वाला इससे काट दिया है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 डिवाइडेड बाई 1। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 4:1। यहाँ पे जितनी स्पीड होगी उससे 1/4 स्पीड यहाँ पे मिलेगी आपको। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है 4:1। आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ए पैन फिल्ड विथ फूड, हॉट फूड, इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 94 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर पहले 94 डिग्री सेल्सियस था, डिक्रीज होके कितना हो गया 86 डिग्री सेल्सियस, कितने टाइम में, 2 मिनट में बराबर। और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट कूल फ्रॉम 74 डिग्री सेल्सियस टू 66 डिग्री सेल्सियस। अगर सेम बॉडी 74 डिग्री सेल्सियस से 66 डिग्री सेल्सियस तक आना चाहे, सराउंडिंग टेम्परेचर अभी भी 20 डिग्री सेल्सियस ही है, तो इसको कितना टाइम लगेगा ये आपको बोलना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किसी बॉक्स में हमने फूड डाल रखा है जिसका टेम्परेचर पहले 94 था, बाद में कितना हो गया 86, कितने टाइम में 2 मिनट में, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेल्सियस। अगर सेम सब्सटेंस को हम 74 डिग्री सेल्सियस से 66 डिग्री सेल्सियस तक कूल होने देंगे तो कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। किसका है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए फॉर्मूला होता है, इसको केस ए बोलेंगे, ये केस बी बोलेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, राइट, इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स टी एवरेज माइनस टी एस बराबर। तो ये इस फॉर्मूले को यूज करके हम इन दोनों सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले यहां पे मैं डेल्टा टी लिख लूं, डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। देखिए 86 में से 94 अगर आप निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 8 डिग्री सेल्सियस माइनस के साथ बराबर। नेक्स्ट यहां पे जो टाइम दिया है डेल्टा टी वो कितने मिनट है 2 मिनट बराबर। और जो टी एवरेज है इसके लिए, उसके लिए इन दोनों टेम्परेचर का एवरेज लिखना पड़ेगा, 94 प्लस 86 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 180 बाई 2 यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस। सही है। अब वो फार्मूला यूज करिए, सॉल्व करिए। तो यहाँ पे डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के, सही है, इनटू टी एवरेज माइनस टी एस सराउंडिंग बराबर। डेल्टा टी की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाई 2
इक्वल टू माइनस के इंटू 90 माइनस 20। आई होप ये समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपको के मिल जाएगा, ये वाला माइनस काट देंगे, ये वाला इसके साथ निकाल देंगे तो 4, सही है। तो 4 इक्वल टू के इंटू कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ से के की वैल्यू पता चल गई आपको 4 डिवाइडेड बाई 70। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बी के लिए अगर मैं लिखूँ डेल्टा टी कितना आएगा 74 माइनस 66 अगेन 8 डिग्री सेल्सियस। टाइम नहीं पता है तो डेल्टा टी एज इट इज रखेंगे। टी एवरेज की वैल्यू कितनी होगी T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 74 प्लस 66 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 70 डिग्री सेल्सियस। फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस के इंटू टी एवरेज माइनस टी एस। डेल्टा टी की वैल्यू है -8 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू पता है मेरे को 4 डिवाइडेड बाई 70 है, 4 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 70 माइनस 20 बराबर, यहाँ से ये वाला माइनस और ये वाला माइनस काट देंगे, ये वाला 4 ये वाला 8 2 से काट देंगे। तो अभी यहाँ पे बच रहा है 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 70 माइनस 50 सॉरी 70 माइनस 20 50 डिवाइडेड बाई 70। ये जीरो इसके साथ निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 2.8 मिनट। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या इसमें? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, 4 rods with different radii R and length L are used to connect 2 heat reservoirs at different temperatures. One will conduct most heat. तो यहाँ पे 4 रॉड है, 2 डिफरेंट रिजर्वायर्स के साथ कनेक्टेड है। तो आपको बोलना है कि कौन से रॉड में से हीट ज़्यादा बहेगी, है ना। तो हीट बहने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसकी कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड कर रही है, हीट कितना फास्ट फ्लो होगा, है ना। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट Q इज इक्वल टू के ए टी, सही है, इनटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। ये फॉर्मूला होता है हीट फ्लो के लिए, है ना। तो अब देखिए Q जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट बहेगी। और Q जो है वो लेंथ के ऊपर इन्वर्सली डिपेंड करता है, यानी कि लेंथ जितनी छोटी होगी उतनी हीट ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पे इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है, इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम रेडियस कौन सा है 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर वाले पे तो ध्यान देना नहीं है, क्योंकि रेडियस ज़्यादा होगा तो एरिया भी ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे लेंथ इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। तो अब बताइए मैंने क्या बोला, हीट ज़्यादा फ्लो कराने के लिए एरिया ज़्यादा चाहिए और लेंथ कम चाहिए। तो इन दोनों में से एरिया 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर में रेडियस जिसका ज़्यादा होगा एरिया उसका ज़्यादा होगा। तो एरिया ऑब्वियसली ज़्यादा होगा 2 सेंटीमीटर वाले का, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कोई एक। लेंथ कैसा चाहिए आपको, मिनिमम। तो लेंथ मिनिमम देखेंगे तो इसमें 2 मीटर है, उसमें 1/2 मीटर है, तो ये वाला मिनिमम है। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, टू कंडक्ट मोस्ट हीट ए मस्ट बी लार्ज and L must be small। एरिया ज़्यादा चाहिए लेंथ कम चाहिए, एरिया ज़्यादा यानी कि रेडियस ज़्यादा लेंथ कम। तो सबसे कम लेंथ कौन सी वाली है 1/2 और रेडियस 2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, A Carnot engine working between 300 Kelvin and 400 Kelvin has 800 joule of useful work. The amount of heat energy supplied to the engine। तो आपको यहाँ पे amount of heat बोलनी है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ efficiency is equal to, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 minus T2 divided by T1, सही है, which is equal to W divided by Q, Q1, ऐसे लिख सकते हैं।
तो यहां से अगर अब इन दोनों फॉर्मूले को मैं देख लूं, 1 माइनस T2 कितना है 300 केल्विन, छोटा वाला टेम्परेचर सिंक का होता है तो वो वाला T2 डिवाइडेड बाई ये वाला 400 T1 है ना। तो ये आपका T2 है और ये वाला आपका T1 है, ये आपका W है। आपको Q बोलना है तो यहां से W की वैल्यू कितनी है 800 डिवाइडेड बाई Q1 एज इट इज। ये वाला 400 माइनस 300 100 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू Q1। तो ये दो जीरो इसके साथ निकाल देंगे तो सॉरी यहाँ पे ऊपर 800 भी है, Q1 को इधर भेजेंगे तो Q1 हो जाएगा 4 इंटू 800 कितना हो जाएगा 3200 जूल। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए 3200 जूल। तो आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM हैज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे Vmax दे रखा है। Vmax का फॉर्मूला क्या होता है ए ओमेगा, क्या होता है ए ओमेगा, जिसकी वैल्यू कितनी बोली गई आपको 0.5 मीटर पर सेकेंड। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी दे रखा है तो इसे हम बोलेंगे ए मैक्स, जिसको हम लिखेंगे ए ओमेगा स्क्वायर से, सही है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। अभी आपको पूछा गया है कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप एक काम करो इसको इससे डिवाइड कर दो, ए मैक्स डिवाइडेड बाई वी मैक्स कर दो। इससे क्या हो जाएगा ए और ए कट जाएंगे, ओमेगा में से ओमेगा स्क्वायर एक कट जाएगा, अभी एक ओमेगा बच जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए ओमेगा इस तरीके से। तो ए मैक्स की वैल्यू आपको पता है 1 है और ये वाला 0.5 है वी मैक्स बराबर। तो यहाँ से ए और ए काट दिए, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा कट गया तो यहाँ से ओमेगा बच रहा है। तो 1 डिवाइड बाई 0.5 करोगे तो कितना आएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है A source of sound is moving with a velocity of 50 meter per second towards the stationary observer. The observer measures the frequency of sound as 500 Hz. तो यहाँ पे क्या बोला है कोई सोर्स है जो कि ऑब्जर्वर रुका हुआ है उसकी तरफ आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। तो इसने जो भी साउंड छोड़ी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ है, लेकिन आदमी को जो सुनाई पड़ रही है वो 500 हर्ट्ज की है, राइट। नेक्स्ट आगे क्या बोला है द अपरेंट फ्रीक्वेंसी of sound as heard by the observer when the source is moving away from him. अगर यही वाला सोर्स इससे दूर जा रहा होता सेम स्पीड से तो उस टाइम इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी फील होती है हमें बोलना है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डॉपलर इफेक्ट के बारे में फॉर्मूले समझा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एफ अपरेंट इज इक्वल टू एफ रियल वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस वी एस। आई होप ये क्लियर होगा। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो हम अपरेंट फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर पाएंगे, राइट। अब यहाँ पे 4 पॉसिबल कंडीशन है, क्या है देखिए, ये आपका सोर्स है, ये आपका ऑब्जर्वर है बराबर। अगर सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच करेगा, सोर्स ऑब्जर्वर को क्या करेगा अप्रोच, तब सोर्स की जो स्पीड होगी वी एस इसे आप लोगे नेगेटिव, क्या लेंगे इसको नेगेटिव, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। और आपका जो ऑब्जर्वर है ये रेस्ट में है, रेस्ट ऑब्जर्वर की तरफ जब सोर्स आएगा तो जब अप्रोच हो रही है तो उस टाइम पे आप उस सोर्स की स्पीड को क्या लेंगे नेगेटिव। नेक्स्ट सेकंड केस, अगर आपका सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर अभी भी रेस्ट में ही है, रेस्ट, तो इस कंडीशन में आप इसको लेंगे पॉजिटिव। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। सोर्स अगर रिसीड करेगा यानी कि ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो उस टाइम में सोर्स की स्पीड को आप क्या लेंगे पॉजिटिव। सेम पॉसिबिलिटी ऑब्जर्वर के साथ भी होगी। ये आपका सोर्स है जो कि रेस्ट में है बराबर। अभी आपका ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है अप्रोच, तो तब आप वीओ को लेंगे पॉजिटिव। क्या बोलेंगे इसको पॉजिटिव। जब ऑब्जर्वर अप्रोच करता है तो पॉजिटिव, सोर्स अप्रोच करता है तो नेगेटिव। जब फोर्थ पॉसिबिलिटी, सोर्स रेस्ट में,
ऑब्जर्वर मूविंग अवे, तो उस टाइम में नेगेटिव। आई होप ये 4 कंडीशन आपको फील हुए होंगे। इस फॉर्मूला और ये 4 कंडीशन याद कर लीजिए, आपको डॉपलर इफेक्ट में कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे डॉपलर इफेक्ट में। ये 4 कंडीशन पता होनी चाहिए और ये फॉर्मूला, राइट। तो चलिए हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करके सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यस, देखिए पहले क्या हो रहा है, सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। पहली कंडीशन, आपका सोर्स 50 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर आपका रेस्ट में है, बराबर। तो इसकी स्पीड होगी आपके लिए 0 क्योंकि ये रेस्ट में है। Vs की वैल्यू आप लेंगे माइनस। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, इसने जो फ्रीक्वेंसी सुनी, देखिए द ऑब्जर्वर मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, यानी कि यहाँ पे कौन बोल रहा है, ऑब्जर्वर बोल रहा है। तो ऑब्जर्वर को जो सुनाई दे रहा है वो है एफ अपरेंट, कितना है 500 हर्ट्ज। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। आपको इसकी रियल फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ेगी, तो हम बोलेंगे एफ नॉट। अभी फॉर्मूला लगा दें, एफ अपरेंट इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस वीओ डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस। सारे वैल्यू को पुट करते हैं। एफ अपरेंट कितना है 500, सही है, इक्वल टू एफ नॉट वी की वैल्यू 350 मीटर पर सेकेंड साउंड की है ना, 350 प्लस 0 क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट में था, डिवाइडेड बाई ये वाला 350 प्लस के माइनस -50। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये होगा 500 इक्वल टू एफ नॉट, ये वाला ऊपर 350 डिवाइडेड बाई 300। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ये वाला 0 इसके साथ निकाल देंगे, 5 के टेबल में अगर काट देंगे तो ये 6 से कटेगा और ये वाला 7 से कटेगा, तो ये 6 को इधर भेज देंगे, तो 6 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 7 किसकी वैल्यू, एफ नॉट की वैल्यू। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम हिम। सही है। अगला कंडीशन क्या है कि ऑब्जर्वर आपका रेस्ट में ही है, इसको जो सुनाई दिया वो एफ ए डैश है, ये कितना है, राइट। लेकिन अब की बार जो सोर्स है वो आगे जा रहा है फिर से 50 मीटर पर सेकेंड से, तो अब यहाँ पे देखिए सोर्स रिसीड कर रहा है, मतलब ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो उस टाइम पे इसको हम लेंगे Vs पॉजिटिव में, राइट। इससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ नॉट। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, तो एफ ए डैश इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस। एफ नॉट की वैल्यू हमने ढूंढ रखी है, इसको वहाँ पे पुट कर देते हैं, 6 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 350 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 350 प्लस 50 बराबर। सारे वैल्यू हमने पुट कर दी, अभी इनको सिंप्लीफाई करेंगे। एफ ए डैश इज इक्वल टू 6 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 400। देखिए आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अभी जो जो काट सकते हैं वो काट देते हैं। ये वाले 2 0 इसके साथ काट देंगे, है ना। ये वाला 7 और ये वाला 35 5 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, बराबर। नेक्स्ट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये होगा 6 इंटू 5 30, है ना। 30 इंटू 5 कितना होता है 150, सॉरी हाँ 150। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे सो 30 इंटू 5 150, ये वाला एक 0 एज इट इज डिवाइडेड बाई 4। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, तो ये वाला 2 से ये वाला 750 बराबर 750। फिर से अगर काटेंगे तो ये होगा 3
375 हर्ट्ज, 375 हर्ट्ज। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या इसमें? तो इसमें सही ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन सी। आई थिंक ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस जनरली यही वाले कैटेगरी में होते हैं। ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है, रिसीव कर रहा है, सोर्स अप्रोच कर रहा है, रिसीव कर रहा है। आपको बस आइडेंटिफाई करना है सोर्स कौन है, ऑब्जर्वर कौन है, और अप्रोच कर रहा है कि रिसीव कर रहा है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? इफ देर इज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, देन, अगर इस दुनिया में सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज है तो तब यहां पे आपको कंडीशन बोलनी है। ई डॉट डी एस यानी कि फ्लक्स की वैल्यू है ना। फ्लक्स इक्वल टू जीरो ऑन एनी सरफेस, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो। ई डॉट डी एस कुड नॉट बी डिफाइंड, हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पाते। ई डॉट डी एस इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर चार्ज इनसाइड बोल रहा है। ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो इफ चार्ज इज आउटसाइड, इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इफ चार्ज इज इनसाइड। जैसे कि हम गॉस लॉ जानते हैं, गॉस लॉ जानते हैं, अगर चार्ज अंदर है किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स ई डॉट डी एस किसके बराबर होता है? क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। वही अगर से चार्ज आउटसाइड होगा तो तब इसका इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्या देगा आपको? फ्लक्स, जो कि जीरो के बराबर। यानी कि चार्ज आउटसाइड होगा तो नेट फ्लक्स जीरो आएगा क्लोज सरफेस का, अगर चार्ज इनसाइड होगा तो किसके बराबर आएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। आई होप कि ये वाला आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज E फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस h मीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन द टाइम ऑफ फॉल। तो इसमें टाइम ऑफ फॉल कितना लगेगा बोल के आपको पूछा है। जैसे कि आप जानते हो F की वैल्यू होगी E इंटू ई के बराबर, सही है, जिसको अगर आप लिखेंगे तो m इंटू ए के बराबर, तो ए की वैल्यू हो जाएगी ई डिवाइडेड बाई m, राइट। यानी कि अगर ये कांस्टेंट है तो पूरा एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो टाइम के लिए फॉर्मूला होगा रूट 2h डिवाइडेड बाई ए के बराबर। अभी आप इसके अंदर ए की वैल्यू रख दीजिए, t इज इक्वल टू रूट 2h डिवाइडेड बाई ई डिवाइडेड बाई m आता था, हमने इसको ऊपर लिखा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? रूट 2hm डिवाइडेड बाई ई। सो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। आप ऐसे जानते हो ना, ग्रेविटी में जब किसी बॉडी को आप h हाइट से नीचे गिराते हैं तो ये टाइम लेता है 2h बाई जी के बराबर। तो बस यहाँ पे g की जगह पे a लिखा है, a की वैल्यू इसके बराबर। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? देखिए, if Ex and Eq represent electric field at a point on the axial and equatorial line of a dipole, if points are at a distance r from the center of the dipole, then r is much greater than a। उनमें से चार ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। क्या बोला है? Eq और Eax क्या है? इक्वेटोरियल पे और एक्सियल पॉइंट पे मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए मैं ड्रॉ कर दूं। ये आपका डाइपोल है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। यहां से आर दूरी पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा तो इसे आपने बोला ई एक्सियल, राइट। पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, नेगेटिव चार्ज पीछे की तरफ, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पीछे की तरफ। क्यों? नेगेटिव चार्ज इसके नियरेस्ट है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ज़्यादा होगी तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। इक्वेटोरियल पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है ई इक्वेटोरियल, बरोबर। अगर इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाए तो आप लिखेंगे के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू, बराबर। वैसे यहाँ पे अगर आप इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू, राइट। दोनों में अगर आप अंतर देखेंगे तो इसमें के पी बाई आर क्यूब है, उसमें 2 के पी बाई आर क्यूब है, यानी कि ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल, बराबर। लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसे है? ई इक्वेटोरियल आगे की तरफ है और ई एक्सियल पीछे की तरफ है, तो दोनों अपोजिट है। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, ई एक्सियल इज -2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज इज। कोई पॉइंट चार्ज है तो उसका नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? जैसे कि हम जानते हैं
अगर ये चार्ज है तो इसके आसपास में ऐसे स्फीयर बनेंगे जिसके सेंटर में हमारा चार्ज होगा, है ना। तो नेचर क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस विथ चार्ज एट द सेंटर। तो स्फीयर विथ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो ये गलत है क्योंकि सरफेस पे नहीं है चार्ज, सेंटर में है। स्फीयर विथ ए चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। आई होप ये क्लियर होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज हेल्ड एट रेस्ट। तो आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है जिसका मास कितना है 1 ग्राम और चार्ज 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, इसको आपने रेस्ट में रखा है ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द फिक्स्ड चार्ज। कोई और चार्ज है कितनी दूरी पे, 1 मीटर पे, और ये फिक्स है, ये चल नहीं सकता है, इसको हमने पकड़ के रखा है। इसका चार्ज है 2 मिलीकूलम बराबर। अभी आपको क्या बोला है, अगर आपने इस चार्ज को रिलीज कर दिया, क्या कर दिया आपने, रिलीज कर दिया, तो जब ये 10 मीटर दूर आ जाएगा, कितने मीटर दूर आ जाएगा, 10 मीटर, जब इसकी दूरी 10 मीटर हो जाएगी तब तक इसके अंदर स्पीड आ जाएगी ना, तो आपको इसकी स्पीड बतानी है बराबर। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी यहाँ पे जितनी है, टोटल एनर्जी यहाँ पे भी उतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखते हैं इसकी, तो कितनी होगी, 0, क्योंकि ये रुका हुआ है, रेस्ट में है। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखेंगे तो इसको U1 बोलेंगे हम, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, सही है, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 2 ये वाला इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 1 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इज 1 मीटर, सॉरी, सो डिस्टेंस इज 1 मीटर, तो ये वाला 1। तो यहाँ से देखिए -6 -3 +9 काट दिए, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 जॉल। तो इस जगह पे जब पार्टिकल है तो इसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, 18 जॉल, क्योंकि काइनेटिक 0 है तो टोटल एनर्जी 18 होनी चाहिए। तो ये इनिशियल है, ये भी इनिशियल है। फाइनल पे जब आएंगे तो के फाइनल नहीं पता है कितना है, तो हम लिखेंगे हाफ यम वी स्क्वायर, क्योंकि स्पीड होगी, है ना। तो आप पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लिखते हो तो आप लिखोगे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R बराबर। के की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10 का पावर 9, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3, Q2 की वैल्यू होगी 1 इंटू 10 का पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है 10 बराबर। तो फिर से +9 -3 -6 उड़ा देंगे तो ये 18 बाई 10 इज 1.8 जूल। दिस इज यू फाइनल। अब हम जानते हैं टोटल एनर्जी यहाँ पे जितनी है, टोटल एनर्जी यहाँ पे भी उतनी होनी चाहिए। तो हम लिख दें के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल 0 प्लस ये वाला 18 विच इज इक्वल टू के फाइनल हाफ यम वी स्क्वायर इंटू यू फाइनल इज 1.8 बराबर। तो यहाँ से 1.8 को इसमें लाके माइनस कर देंगे तो ये होगा 16.2 इज इक्वल टू 1/2 यम की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम। 1 ग्राम को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 3 इंटू वी स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये 2 अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 32.4 डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस 3 था तो इधर आके ये इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, राइट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होगा 32400, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू आएगी √32400। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 180 मीटर पर सेकेंड। 180 मीटर पर सेकेंड। कैसे, 60 होता तो 3600 होता, 3600 होता, है ना। ये वाला अगर 100 होता तो वहाँ पे 10,000 आता, ये 90 होता तो 8100 आता, लेकिन यहाँ पे इसका ही नंबर है 18 का स्क्वायर 324, है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा 180 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आप अगर यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो में क्वेश्चंस देखते हुए, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कैपेसिटर ऑफ 8 फैरेड इज कनेक्टेड एज शोन, चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है बोलना है। अब देखिए, जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होता है तो उस टाइम में उसके थ्रू करंट जीरो पास होता है। करंट कितना पास होता है? जीरो, राइट। तो इसका मतलब इस रास्ते से कोई करंट पास होने वाला नहीं है। अब जितना वोल्टेज इसका होगा उतना ही वोल्टेज इसका होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको भूल जाइए आप, ये सर्किट ऊपर वाला जितना है इसको भूल जाइए, पहले बस इतना ही सॉल्व करिए। तो यहाँ से देखिए करंट ऐसे जाएगा ऐसे, तो इस करंट को दो रेजिस्टर मिलेंगे, एक 4 ओम और एक 1 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस होगा RS इज इक्वल टू 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5 ओम, बराबर। अगर आप करंट देखेंगे तो करंट की वैल्यू होगी I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई RS। तो यहाँ से 5 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। कितने एम्पियर? 1 एम्पियर। अब बताइए इसके पास कितना वोल्टेज बना, तो V इक्वल टू I इंटू R विच इज इक्वल टू 1 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 4 वोल्ट। इस रेजिस्टर के पास अगर 4 वोल्ट है तो ऊपर वाले कॉम्बिनेशन के पास भी 4 होना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें करंट कितना पास हो रहा है? कैपेसिटर में से कभी करंट पास नहीं होता है, तो यहाँ पे पूरा करंट जीरो होगा इस रास्ते में। तो यहाँ का वोल्टेज भी कितना होगा? जीरो। लेकिन टोटल वोल्टेज कितना होना चाहिए? 4। तो यहाँ जीरो है तो यहाँ पे कितने वोल्ट? 4 वोल्ट। तो 4 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा? 32। Q इज इक्वल टू C इंटू V 8 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 32 कूलम। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए? इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 4 मेटल प्लेट्स आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, द कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y, है ना। तो आपको यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस बोलना है x और y के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है देखिए। यस, सेकेंड और फोर्थ कैपेसिटर प्लेट जुड़े हुए, ये आपका x है, राइट, और ये वाला आपका y है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये प्लेट x से कनेक्टेड है तो इसको x बोलेंगे, ये वाला y से कनेक्टेड है इसे y बोलेंगे, ये दोनों ना तो x से कनेक्टेड है ना तो y से, तो इनको z बोलेंगे, और ये वाला भी क्या होगा? z, राइट। आप एक काम करिए, यहाँ पे 3 पॉइंट ले लीजिए इस तरीके से, एंड में x और y को रखिए, तो ये वाला x ये वाला y, सेंटर में रखेंगे z को, बराबर। ये देखिए, ये दो प्लेट के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, इसे 1 बोलेंगे। कौन से पॉइंट में है? x और z। तो ये वाला आपका एक कैपेसिटर x और z के बीच में, बराबर। नेक्स्ट, ये दूसरा कैपेसिटर बन रहा है z और y के बीच में, तो हम यहाँ पे एक और लगा देंगे इस तरीके से। तीसरा कैपेसिटर बन रहा है y और z के बीच में, तो यानी कि y और z के बीच में एक और कैपेसिटर हम जोड़ देंगे इस तरीके से, बराबर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम था वो डायग्राम कुछ ऐसे दिख रहा है, सबकी कैपेसिटी C है, C, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनका आएगा C1 प्लस C2। तो तब आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, ये C ये 2C, क्योंकि ये C है ये C है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2C आएगा। अब ये दोनों सीरीज में है, तो CS इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, बराबर। C1 की वैल्यू कितनी है? C प्लस 2C डिवाइडेड बाई C इंटू 2C, C1 C2 डिवाइडेड बाई C प्लस 2C। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इन दोनों का अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 2C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3C। तो ये वाला इसके साथ निकाल देंगे तो आंसर आएगा 2/3C। अब जो C होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो यहाँ से आपको मिलेगा CS इज इक्वल टू 2/3 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। देखिए कोई ऑप्शन मैच करता है कि इसके लिए 2/3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन C। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इज, कैसे डिपेंड करेगा, किन चीज़ों पे? यहाँ पे क्या दिया है? प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोला है, रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम। तो चलिए मोबिलिटी का डेफिनेशन क्या कहता है? म्यू इज इक्वल टू VD डिवाइडेड बाई E, सही है। अब VD का फॉर्मूला हम जानते हैं, EE डिवाइडेड बाई M इंटू टाउ, सही है। एक काम करिए, E को इधर ले लीजिए, VD डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू E टाउ डिवाइडेड बाई M। ये जो VD डिवाइडेड बाई E है वो कौन है? म्यू। सो म्यू इज इक्वल टू E टाउ डिवाइडेड बाई M, यानी कि म्यू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है रिलैक्सेशन टाइम पे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो देखिए कौन सा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रह रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विथ टेम्परेचर इज एज शोन इन द फिगर, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द कंडक्टर इज। तो आपको इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए T0 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, R0 के बराबर है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो हम जानते हैं कि अगर इक्वेशन ऐसी हो, ये y है, ये x है ना, तो इस पॉइंट को हम C बोलेंगे। तो इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आई थिंक ये क्लियर होगा। ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम ही तो लग रहा है ना। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या है, r है, r इज इक्वल टू m एज इट इज। x की जगह पे क्या है, t है, mt प्लस c की जगह पे क्या है, r0 है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, राइट। r ये जो ग्राफ है, ग्राफ का इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। ऐसा एक और इक्वेशन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट r इज इक्वल टू r0 है ना, r0 1 प्लस अल्फा t। ऐसा एक इक्वेशन हम जानते हैं, है ना। तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो इसको भी ओपन करिए आप, r इज इक्वल टू r0 प्लस r0 अल्फा t, r0 से मल्टीप्लाई किया मैंने। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा r की जगह पे, r0 की जगह पे, लेकिन m t की जगह पे क्या मिल रहा है, r0 अल्फा t। तो यहाँ से मैं लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 m t इज इक्वल टू r0 अल्फा t। यहाँ से t और t उड़ा देंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू आएगी m डिवाइडेड बाई r0। देखिए यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, यस यहाँ पे किसी एक ऑप्शन में एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये और वो ऑप्शन दोनों सेम हो गए, है ना। तो इसी को मैं लिख रहा हूँ m डिवाइडेड बाई r0। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट। तो आपको इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस ए पे कितना है और बी पे कितना है, इनका डिफरेंस बोलना है। तो अब कैसे बोलेंगे, ध्यान दीजिए। पहले आप एक काम करिए, इसका करंट बताइए। ये वाला 6 वोल्ट का बैटरी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूँ आपको, ये कुछ इस तरीके से, ये 6 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट, ये 8 ओम, बराबर। अगर आप देखेंगे तो ये 6 वोल्ट वाला बैटरी इधर करंट भेजना चाहता है, 4 वोल्ट वाला उधर, लेकिन ये हाई वोल्टेज है तो इसका ही करंट फ्लो होगा, मतलब करंट का एक्चुअल डायरेक्शन ये होगा, राइट। ये दोनों बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे नेट इक्विवेलेंट जो ईएमएफ होगा वो होगा 6 - 4 विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट, बराबर। और जो रेजिस्टेंस होगा टोटल उसे हम लिखेंगे RS इज इक्वल टू 2 + 8 कितना होगा, 10 हो। तो अब आप इसके अंदर करंट लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू आएगा E डिवाइडेड बाई R विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 10, 0.2 एम्पियर। करंट कितना आ रहा है, 0.2 एम्पियर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब ये करंट कुछ ऐसे बहने वाला है, तो ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। आप एक काम करिए, KVL अप्लाई करिए। क्या अप्लाई करेंगे, KVL अप्लाई, KVL फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B, A से B में। अब देखिए आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे सामने से आ रहा है 0.2 एम्पियर, बराबर। तो नेक्स्ट आप देखिए, जब आप A से B जा रहे हैं तो आपको बैटरी मिलेगा। आप बैटरी को क्रॉस करेंगे कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट A है तो आप यहाँ पे लिखेंगे VA, राइट। जब आप बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं तो आपका वोल्टेज पहले नेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव हो गया, यानी कि आपका वोल्टेज इंक्रीज हो गया। तो आप इसे प्लस लिखेंगे, कितना, 4। अब आप बैटरी रेजिस्टर को जब क्रॉस कर रहे हैं तो करंट सामने से आ रहा है, आप आगे जा रहे हैं। करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लेकिन आप किधर से किधर जा रहे हैं, लो से हाई, यानी कि आपका वोल्टेज फिर इंक्रीज होगा।
तो यहाँ पे प्लस, रेजिस्टेंस कितना है 8, करंट कितना है 0.2 इक्वल टू VB। कहाँ पहुँच गए आप, B पे, है ना। अब आप इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो VA प्लस 5.6 इज इक्वल टू VB, ये VA को उधर भेज देंगे तो VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना आएगा 5.6 वोल्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देखिए कोई ऑप्शन इसमें मैच करता है क्या, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया इन द फॉलोइंग नेटवर्क पोटेंशियल एट O इज, तो आपको यहाँ सेंटर में पोटेंशियल बोलना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ का पोटेंशियल या तो सबसे हाई मानिए या तो सबसे लो मानिए। तो मैंने यहाँ पे इसका वोल्टेज मान लिया x हाई, सबसे बड़ा वोल्टेज हमारा x है, तो इसका मतलब करंट किधर से किधर जाएगा, x से 4 की तरफ, तो इसको I1 बोलेंगे। नेक्स्ट x से 2 की तरफ, तो इसको हम I2 बोलेंगे। और एक करंट इधर जाएगा I3, राइट। अब किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, टोटल करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, यानी कि तीनों को ऐड कर दो तो आंसर क्या आएगा 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0। अब I1 करंट कौन से दो पोटेंशियल के बीच में है, x और 4, बड़ा कौन है x है, तभी तो करंट x से 4 की तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा x माइनस 4 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 4 प्लस I2 x से 2 की तरफ यानी कि x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x से 8 x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0। सही है। तो अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये वाला 4 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4 प्लस, जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 2 कट जाएगा तो अभी 2 बचेगा, तो वो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x माइनस 4। जब आप 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 4 कट जाएगा तो और एक 2 बचेगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 2x माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बस आप इसको सिंप्लीफाई करिए, x 2x 2x यानी कि टोटल 5x माइनस 4 माइनस 16 तो माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल गया x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 4.8 वोल्ट। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस बोलना है। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट ए को पकड़ के अगर ऐसे ऊपर करेंगे तो आपको सर्किट कुछ ऐसे दिखेगा। राइट, तो ये आपका बी है। नेक्स्ट अगर आपने इसको ऐसे ऊपर उठा दिया है तो आपको ये कुछ ऐसे दिखेगा। इस तरीके से, बराबर। मैंने ये वाला जो फोल्ड था इसको अनफोल्ड किया है ऐसे, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप, ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 10 10, बराबर। ये दोनों सीरीज है ना, तो इनका 20 हो जाएगा। अब देखिए ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा दिख रहा है। टोटल 5 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4, ये 5, ये सेंटर में है, ये P, ये Q, ये R, ये S। सही है। अगर बैलेंस करके देखेंगे तो 10/10 इक्वल टू 10/10, तो ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका कोई काम नहीं होता है, तो इसको भूल जाओ, है ना। तो तब आपको सर्किट में कैसे दिखेगा, आपको सर्किट कुछ ऐसे दिखाई देगी। इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये A है और ये वाला B है, बराबर। तो ये वाला 10 और ये वाला 10, ये वाला 10 और ये वाला 10, ये दोनों सीरीज में ही तो है। ऐसे देखेंगे तो ये दोनों भी तो सीरीज में ही तो है ना। तो इसका 20 ओम और इसका 20 ओम, जब 20 को आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो आंसर आएगा 10 ओम। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है,
Two heating coils of resistances 10 ohm and 20 ohm are connected in parallel and connected to a battery of 12 volt and internal resistance 1 ohm. The power consumed by, तो आपके पास यहाँ पे दो रेजिस्टर्स हैं, एक की वैल्यू 10 ओम है, 10 ओम 20 ओम, इसको आपने एक बैटरी लगा दी 12 वोल्ट 1 ओम। आपको बोलना है कि इसका और इसका हीट का रेशियो कितना होगा, है ना। तो अब जैसे कि हम जानते हैं हीट के लिए फॉर्मूला होता है I²R इंटू टी, है ना। तो H1 के लिए लिखेंगे यहाँ पे R1, राइट, और ये वाला I1। H2 के लिए लिखेंगे हम I²² R2 टी बराबर। अब यहाँ पे I1, इसमें से आने वाला करंट I1 बोलेंगे और इसमें से आने वाला करंट I2 बोलेंगे। अब आप जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल में हैं, कैसे हैं, पैरेलल, तो दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए, यानी कि 10 I1 शुड बी इक्वल टू 20 I2 बराबर बोल रहा हूँ। तो ये वाला जीरो इसके साथ हमने काट दिया, तो I1 की वैल्यू किसके बराबर, 2 I2। एक काम करिए, इसको इसमें रख दीजिए 4 I2²। I1 की जगह पे मैंने क्या रखा है 2 I2, तो 2 I2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 I2² हो जाए। ये वाला R1 इंटू टी, ये वाला सेम I2² R2 इंटू टी। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे तो H1 डिवाइडेड बाई H2 इक्वल टू 4 I2²। R1 की वैल्यू कितनी है 10 इंटू टी डिवाइडेड बाई I2² इंटू 20 इंटू टी। I2² टी और टी काट दी, ये जीरो इसके साथ निकाल दी, ये वाला 2 ये वाला 4 कट गया, कितना 2, यानी कि आंसर क्या आएगा 2:1। तो देखिए कोई ऑप्शन है क्या जिसके अंदर 2:1 है, तो ऑप्शन सी। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v along the axis of a current carrying solenoid। तो यहाँ पे क्या बोला है, कोई सोलेनॉइड है, इसके अंदर से करंट कैरी हो रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होगी along the axis। हमने क्या किया, एक प्रोटॉन को इसी डायरेक्शन में हमने थ्रो किया, ऐसे, ये हमारा B है, ये V है। तो आप बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो साइन 0 0, यानी कि पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो पार्टिकल बिना मुड़े सीधा चला जाएगा। तो इसका मतलब पार्टिकल द प्रोटॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इन द साइक्लोट्रॉन एज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस। तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है जिसमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है। अगर उसका रेडियस हमने इंक्रीज कर दिया तो हमें बोलना है कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी को क्या होगा। तो अब आप जानते हैं कि R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, mv डिवाइडेड बाई QB, mv डिवाइडेड बाई QB। हमने रेडियस को इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, रेडियस को इंक्रीज। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QBR डिवाइडेड बाई m, राइट। अगर रेडियस हम इंक्रीज कर देंगे तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे v इंक्रीज होने वाले कितने ऑप्शन है, इसमें रिमेन्स कांस्टेंट बोला है, इसमें इंक्रीज होगा बोला है, इसमें इंक्रीज होगा बोला है, इसमें, यानी कि हमारा सेकंड वाला ऑप्शन तो गया, क्योंकि v इंक्रीज हो रहा है रेडियस इंक्रीज करने से। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, 2πm डिवाइडेड बाई QB। देखिए ओमेगा का रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, आप रेडियस बढ़ाइए घटाइए इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, v इंक्रीज करेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है ऐसा वाला, v इंक्रीजेस ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। सो हमने डिस्कस कर लिए अराउंड 30 क्वेश्चंस ऑफ KCT 2016 फिजिक्स पेपर। सो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम बाकी के रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर इन 30 क्वेश्चंस में आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं अपने डाउट जो भी है। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया आप उसको मेंशन करिए, मैं अगले वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूँगा। राइट, थैंक यू।